अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश अब तक के साथ हाजिर है। आज मैंने दो मेहमान यहाँ मदऊ किए हैं और दो टॉपिक्स हैं। वैसे तो सारी टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, सियासी मामलात, मुआशी मामलात से, मुआशी मामलात, दहशतगर्दी के मामलात से, आइनी मामलात से सभी मिल जाते हैं। लेकिन दो इश्यूज़ पे मैं ज़रा ज़ोर दे रहा हूँ। एक मईशत पे कि क्या हालात हैं, 2022 कैसा रहा, कौन से जो मौजूदा हुकूमत को किस तरह अब एक्ट करना पड़ेगा, क्या चैलेंजेस हैं, किन सेक्टर्स पे कौन सा इंडिकेटर्स है, कहाँ आपको टारगेट देना है, कहाँ आपको एक्शन लेना है, कितने सख्त फैसले करने पड़ेंगे मुल्क के लिए। तो ये सब बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि अगर आइन सबसे मुक़द्दम है और तमाम कानून आइन के नीचे हैं और इवन के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी अगर आइन से मुतसादुम है, पार्लियामेंट के कानून साजी भी आइन से मुतसादुम है, तो वो नहीं चल सकता। अभी मुझे एक जो मेरे आज मेहमान हैं वो बता भी रहे थे कि कोई ऐसा फ़ैसला, कोई ऐसा कानून जो मैंने पढ़ा फिर कि आर्टिकल 8 में वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है, इसी आइन में दिया हुआ है। तो हमें देखने को ये मिलता है, ख़ास तौर पे अब जो देखने को मिल रहा है कि जी जुडिशरी के फ़ैसले, मैं फ़ैसलों पे आ रहा हूँ, जुडिशरी के फ़ैसले ये हमें एहसास दिला रहे हैं कि जी अगर उन्होंने कोई कह दिया तो वो अल्लाह के बाद वो एक लकीर है, उससे आप आगे पीछे नहीं जा सकते। चाहे वो आइन से मुतसादुम हो, चाहे वो आपके जो जितने भी आइन के अंदर आर्टिकल्स हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, कोई भी उससे मुतसादुम हो। एक तरफ खुद ये जजेस कहते हैं और जुरिडिक्शन मौजूद है। अगर 97 आर्टिकल देखें तो एग्जीक्यूटिव की जुरिडिक्शन है, दी हुई है उसमें। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की भी जुरिडिक्शन 175(2) दी हुई है, उससे बाहर नहीं जा सकते आप। पार्लियामेंट जो है वो को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो इस्लामिक प्रोविज़न के ख़िलाफ़ जो है वो कानून साजी कर दे, फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ कर दे, आपके बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ कर दे, वो भी नहीं कर सकता। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि आइन को जो आइन में अमेंडमेंट करने वाले इदारे वो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अदलिया आइन में इजाफा भी कर रही है, कमी भी कर रही है, और वो ऐसे फ़ैसले कर रही है, फ़ैसलों पे बात आ रही है जो स्याह फ़ैसले हैं, जो आइन से मुतसादुम है, जिसकी बुनियाद पर बेसिक हुकूक जो हैं वो भी ग़स्ब होते हैं। आइए इस मौजू पे बात करेंगे। दो अहम तरीन मेहमान हैं, दोनों एक्सपर्ट्स हैं। मेरे साथ हैं मियाँ जाहिद हुसैन, चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप, सदर पाकिस्तान एंड इंटेलेक्चुअल्स फोरम। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं अमानुल्लाह कनवानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। बड़ा नाप तोल के मैंने कानूनी नुक्ते कनरानी साहब से सीखे हैं, माशाल्लाह। बड़ा अबूर है, नाम तो बड़े बड़े लोगों का है, लेकिन कनरानी साहब उन सबसे बड़े हैं। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये इनके जजमेंट, इनकी जो इनकी स्टेटमेंट होती है, जो बात करते हैं, और जितने भी मेरे प्रोग्राम में बात किया है कनरानी साहब ने साबित किया। कनरानी साहब का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं ज़रा जाहिद साहब की तरफ आ जाता हूँ। जाहिद साहब, 2022 कैसा मुआशी साल रहा, आप इसको कैसे देखते हैं, कहाँ गलतियाँ हैं, क्या करना चाहिए था, कौन से सेक्टर पे काम नहीं हुआ, किस जगह पर हमने फ़ैसले मुश्किल नहीं लिए, कहाँ खड़े हैं आज हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि 2022 की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो टेन्योर रहे हैं। एक तो पिछली गवर्नमेंट का रहा, जो फिर अप्रैल में मियाँ शहबाज शरीफ की हमारे एक इमरान खान की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत जो अभी चल रही है, तो ये दो अदवार दोनों को लेके चलना है। तो पहला दौर जो है वो कोई 4.25 साल रहा, और उसके बाद अभी ये चल रहा है 8 महीने हो गए। ठीक है, तो अब इसमें हमने एक पैराडाइम शिफ्ट देखा दोनों चीज़ों में अलग अलग। अब ये गवर्नमेंट जो आई है अभी PDM वाली, तो इसने आखिरी समझ लें 8 महीने गुजारे, और एक अब ये जनवरी चल रहा है, 9 महीने हो गए। तो ये जो है ये फायर फाइटिंग में ही लगे हुए हैं। ये जो मसाइल इन्हें विरसे में मिले थे, ये उसी के लिए लगे हुए हैं। वो एक नई चीज़ इनके ऊपर सैलाब आ गया कि वो सैलाब की जो तबाहकारी हुई वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, शायद दुनिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। 30 अरब डॉलर का नुकसान और करोड़ों लोग बेघर हुए। और आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि शायद 1 साल में भी हम पानी ना निकाल पाए।
जो पानी, क्योंकि समुंदर एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना पानी को, तो इस वजह से पानी नहीं निकल रहा, फिर हमारे वसाइल नहीं है, फिर उनकी रिहेबिलिटेशन के इश्यूज हैं, वो भी हमारे पास उतने वसाइल नहीं है। तो ये गवर्नमेंट जो है फिर सियासी अफरा तफरी, इमरान खान साहब ने जो 2-3 ऊपर तले नैरेटिव बनाए, जिसमें रजीम चेंज है, जिसमें वो साइफर है, जिसमें साजिश है, जिसमें फिर वो जानवर है, जिसमें मतलब हर रोज़ एक उनका एक नया उसमें आता है, तो अफरा तफरी, फिर लॉन्ग मार्च और ये सारी चीज़ें जो है ये सियासी अदम इस्तेहकाम, मुसलसल इंतशार मुसलसल है। अच्छा, अब बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा बिल्कुल अगर प्योर प्रोफेशनली इन चीज़ों को देख लें, इकॉनमी को, तो पिछले साल खान साहब जो बार बार फरमा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे जा रहे थे, हमारी ग्रोथ 6% पे जा रही थी, और मैंने बाजवा साहब से कहा था कि आप ये गवर्नमेंट चेंज ना करें, नहीं तो इनसे संभलेगा नहीं। बात यह है कि वो गवर्नमेंट जो जा रही थी उसके सारे इशारे जो हैं वो डाउन थे, सिर्फ एक इशारिया ऊपर था, वो था जीडीपी। और खान साहब भी यही कहते हैं कि हमारा जीडीपी और हमारी तरक्की की शरह जो थी, लेकिन वो भी तो 1 साल की थी ना, एवरेज अगर देखें तो वो भी नहीं, मैं एक ही साल की बात कर रहा हूँ कि वो 6% पे जो उनकी ग्रोथ जा रही थी, उससे पहले तो कोविड वगैरह की बात करते हैं ना, लेकिन वो 6% थी कैसे, मैं थोड़ा सा इसको बताना जरूर, चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि पिछले यानी खान साहब का आखिरी साल जो था, उसमें उन्होंने 2021-22 जो था, उसमें उन्होंने कोई 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स की और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की। 50 अरब डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट था, 30 अरब डॉलर हमें रेमिटेंस आई, तो 20 अरब डॉलर का हमारा जो था वो करंट अकाउंट डेफिसिट था। वो जो 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, उसी को लेके अब मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो कशकोल लेके सारी दुनिया में घूम रही है कि वो 20 अरब डॉलर हम कहाँ से लाएं और कैसे पूरा करें, ये है। अच्छा, अब वो क्या है कि जब आपने 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर ली, उसको थोड़ा जायजा लें, उसमें तकरीबन कोई 24 अरब डॉलर की तो आपकी एनर्जी की इंपोर्ट्स हैं, 17 अरब डॉलर की आपकी जो है एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स हैं। अच्छा, 17 अरब डॉलर का मतलब है कि तकरीबन पाकिस्तानी 4000 अरब रुपए, 4000 अरब रुपए आपने बैरून मुल्क किसानों को दिए, अपने किसानों में दिए होते और यहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग इंट्रोड्यूस कराई होती, तो हम पूरी दुनिया में शायद आज वीट एक्सपोर्ट कर रहे होते। लेकिन वो हमने पैसे यहाँ इन्वेस्ट करने की बजाय वो बाहर के किसानों को दिए। 24 अरब डॉलर की हमने वो बंगाली पेट्रोलियम, चले वो एक जरूरी आइटम भी है। 4 अरब डॉलर की हमने गाड़ियां मंगवाई। अच्छा जी, तो 4 अरब डॉलर की गाड़ियां मंगाने की क्या सेंस है? शौकत तरीन साहब ने खुद कहा था जी इकॉनमी हीटअप हो गई, हमें पता ही नहीं चला कि जब हमने गाड़ियां आ रही हैं और सब कुछ आ रहा है तो अब हमने ब्रेक लगाना शुरू किया। तो ये सारा जो था, ये जीडीपी इस वजह से हमारा 6% पे गया। अदरवाइज अगर आपको याद हो, वर्ल्ड बैंक, IMF और सारे इदारे जो हैं, मोडीज वगैरह, वो 2-2.5% की हमारी फोरकास्ट कर रहे थे। वो 6% पे गया इस तरीके से कि 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर ली। अब वो जो 18-20 अरब डॉलर का हमारा जो उस वक्त का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, वो आज तक हम उसको पूरा नहीं कर पाए, और हो भी नहीं सकता। कैसे होगा? क्योंकि हमारी इतनी इनकम तो है नहीं। अच्छा, अब उसके बाद इस साल जो है वो एक रिसेशन है, वर्ल्ड ओवर रिसेशन है, वर्ल्ड ओवर मार्कअप के रेट बढ़ रहे हैं, डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से इस साल, अब पिछले साल तो हमारी इनकम जो थी वो टोटल यानी रेमिटेंस और ये मिला के एक्सपोर्ट 62 अरब डॉलर थी। इस साल उसकी वजह से जो कसाद बाजारी है, उसकी वजह से इस साल हमारी इनकम टोटल जो है वो नहीं है 55 अरब डॉलर। अब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे एम्बार्गो लगाया हुआ है, खुला या खुफिया जो भी है। अब वो उन्होंने उसमें एनफोर्समेंट मेजर्स के तहत इंपोर्ट को कर्ब किया हुआ है। उनकी मंशा ये है कि हम वही 55 अरब डॉलर की अगर हमारी इनकम होने जा रही है तो 55 अरब डॉलर ही की हम इंपोर्ट करें, ताकि हमारा जो है वो ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट ना हो। तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट फिर भी इनका 6 अरब डॉलर का है, तखमीना के 6 अरब डॉलर का हमारा होगा, तो 6 अरब डॉलर तो चलो मैनेज हो जाएगा, लेकिन वो 18-20 अरब डॉलर जो है वो मैनेज नहीं हो सकता। इसी वजह से अब आ जाए IMF की कंडीशनैलिटीज़। अब IMF जो आपको कहता है कि जी आप डॉलर को फ्री करें, आप टैक्स लगाएं। इस साल तकरीबन वो कह रहे हैं जी 800 अरब रुपए के आप टैक्स लगाएं। अच्छा, अब हमने जो डॉलर को फ्रीज किया हुआ है, अगर हम उसको फ्री कर दें, फ्री करने के नतीजे में ये जो 5-6 अरब डॉलर की हमारी जो इस साल इनकम कम होनी है, ये शायद कम ना हो, बल्कि 2-4 अरब डॉलर बढ़ाई भी जा सकती है अगर हम एग्रेसिव मार्केटिंग करें, यानी एग्रेसिव एक्सपोर्ट्स करें। तो उसके लिए इंसेंटिव दें
एक्सपोर्टर को, वो एक्सपोर्टर को इंसेंटिव नहीं होता, वो इनफैक्ट वो बाहर के कस्टमर को होता है इंसेंटिव, वो थ्रू उनके जा रहा होता है। तो इस तरह हमारी अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाए, इसी तरीके से अगर डॉलर को हम फ्री फ्लोट करें तो हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस इस वक्त हवाले के जरिए आनी शुरू हो गई है, और 4 अरब डॉलर का वो हमें वहां पे डिप आएगा, तो वो अगर हम उसको भी ओपन कर दें तो वो जो हवाले का डिफरेंस खत्म होगा, तो वो फिर ऑफिशियल चैनल से आएंगे पैसे, तो इस तरह हमारी रेमिटेंस भी कम नहीं होगी। तो डॉलर की जो शॉर्टेज है, हमारी थ्योरी ये है कि अगर आप इसको आज़ाद कर देंगे तो डॉलर की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या होगा कि आपको तकरीबन 1100 अरब रुपए का इंपोर्ट पे रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जो इस दफा आपको तकरीबन 800 अरब का खसारा है एफबीआर में, वो आपको 1100 अरब रुपए का रेवेन्यू वहां से आ जाएगा। तो शायद आईएमएफ जो कह रहा है कि 800 अरब रुपए के टैक्स लगाएं, शायद वो जरूरत ना पड़े उसकी। तो इसी तरह से फिर आपको पेट्रोलियम की प्राइसेस और सारी, देखिए हमें अपनी जो इस्लाहात है ना फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल, वो तो हमें करनी पड़ेंगी। अगर हम किसी वजह से सियासी रीजन से, अब देखें अब गवर्नमेंट का जो सियासी कैपिटल है वो तो मेल्ट हो रहा है। मैं इस पे अभी आगे चल के आपसे बात करूंगा। एक तो आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आपने कब शुरू किया हो, तो मैंने अपनी शक्ल देखी तो स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो है वो इसको सही करें, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं, कितने मिनट हो गए, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है। मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि जिसने भी लगाया उसको सही करें। करनानी साहब, जाहिर है मईशत बहुत बड़ा मसला ज़रूर है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी मसले भी बहुत बढ़ गए हैं, दहशतगर्दी का मसला भी बन चुका है, लेकिन आईनी मसले भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब कल लाहौर हाई कोर्ट का जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट उन्होंने फैसला दिया है, हालांकि वो भी फैसला नहीं दिया है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन हाँ लाहौर हाई कोर्ट ने जो पाबंद कर दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, इस पर कई कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि ये उन्होंने अपने इख्तियार से बढ़कर फैसला दिया है। अब आइन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जनाब 213 से लेकर 222 तक जो है वो उनके पास बड़े इख्तियारात हैं आइन में, फलाया भी आपने आर्टिकल 8 का भी बताया। तो सर इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन क्या करे अगर इस तरह हाई कोर्ट फैसले कर दे तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम तो जो तबसरे, आइए भाई इसको सही करें, देखें हम जो तबसरे करते हैं अदालतों के फैसलों पर करते हैं, जजों पे नहीं करते हैं। अभी मैंने भी मीडिया में सुना है कि जज जो है वो जस्टिस जवाद हसन है। अच्छा, जज जवाद हसन साहब, मैंने मीडिया से ये चलिए जज तो जज हैं, लेकिन सवाल ये हम तो फैसलों में बात करेंगे। जज बड़ा प्राइड जज है, जज का कोई पॉलिटिकल वो भी नहीं है, एंगल भी नहीं है। अच्छा, जज के समझ की बात है। जो आजकल का जो माहौल है, जिस तरह के माहौल में फैसले हो रहे हैं, मैं समझते हैं माहौल के असरात हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जिरगा सिस्टम है, एक आइन से मावरा फैसले कर दे, फैसलों की बात, फैसलों की, और आप कहें कि जो वो जज बहुत अच्छा है या वो फैसला जो है उसने मारूजी हालात पे कर दिया, ये कैसे? बस ये मैं उस पर कह रहा हूँ। बात ये है कि चूंकि आपके हम तो फैसलों पे जाएंगे सर, फैसले बिल्कुल गलत फैसले। मैं तो कनरानी साहब को दोस्ती होगी, लेकिन कनरानी साहब अगर कह दें कि जरिए 280 आर्टिकल नहीं है, ये सब बेकार है, तो मैं तो कनरानी साहब की बात नहीं मानूंगा। एग्जैक्टली सही फर, यही मैं कह रहा हूँ कि कहते पानी ऊपर से गदला है। अच्छा, आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जनाब 63A में कोई डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एवर नहीं है, लेकिन 62 में है। और दूसरी बात यह है कि ये भी नहीं है कि उसके अंदर आप ये कहेंगे ये वोट तो इस्तेमाल करेगा तो उसका जो है काउंट नहीं किया जाएगा, ये भी कहीं नहीं लिखा, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इस हवाले से जब तो मैं यही तो कह रहा हूँ सर, मुझे ये बताइए कि जब वहाँ, अच्छा दूसरा भी आप, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में ये हो रहा है तो हाई कोर्ट में माहौल बना गया, गैंग बन गया है। मैं तो उसको बड़ी बात कर रहा हूँ आपके सामने। अभी जुडिशियल सिस्टम नहीं है, जुडिशियल गैंग है। जिस तरह मार्शल को कहते हैं, मार्शल एक रिजीम है, इस तरह एक जुडिशियल रिजीम बन गया है। इस तरह गैंग बन गया, एक टोला बन गया है माजरत के साथ। उस टोले में बहुत कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब आपने ये देखा जैसे गवर्नर के फैसले को सस्पेंड किया, उसमें क्या गैर आईनी बात थी? यानी गवर्नर का प्रोरोगेटिव था कि वो वजीर आला से कहें कि अपना एतमाद का वोट ले। 130 का 7 आइन भी लिखा हुआ है। तो हाई कोर्ट उधर इंटरफेयर करती है आर्टिकल 199 में, जहां कोई इलीगल काम किया गया हो, जहां कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया गया हो, तब वो इंटरफेयर करता है।
इसमें तो कोई उन्होंने इलीगलिटी डी नोटिफाई को मुअत्तल कर तो दिया। फिर कहने का मकसद ये हुआ, ये जो मैं कह रहा हूं, तो फिर मारूजी हालात पर कर रहे हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मारूजी हालात का प्रेसिडेंट पैदा कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये डू एंड डाई की बात है कि लेट द हेवन फॉल, आसमान भी गिर जाए ना, तब भी जो है आपने फैसले कानून आइन के मुताबिक कर रहे हैं। सर तो 175(2) में तो लिखा हुआ है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन लिखी हुई है कि लॉ और आइन के हटकर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं कर और सकती। जब आपकी हुकूमतों के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बुजदिलाना है सर, ना हुकूमत पार्लियामेंट भी इसके ऊपर सोचती है ना मैं हुकूमत का बताऊं, आइन ने तो बड़ी हुकूमत के दो चीजें मेरी सुन लें आप। पहली बात बुजदिली है कि एक मीटिंग में उसके वजीर कानून अटॉर्नी जनरल कहते हैं सीनियरिटी के असूल को प्रिवेल होना चाहिए, और अगले मीटिंग में जब उनकी डील होती है तो उसके बाद कहते हैं जी नहीं वही ये क्या है सर, ये वो जो जज है जो हमने बात की थी वही दो अराकी वही- लॉ मिनिस्टर्स हाँ, और अटॉर्नी वो जनरल अभी- जूनियर को मना करते हैं स्टार्ट में, बाद में जूनियर को एक्सेप्ट उसी को एक्सेप्ट करते ये क्या है हैं। सर? तो यही इनकी कमजोरी। तो फिर ये होगा ये हमारा। अभी दूसरा अभी नया इशू आया गया, शायद आपने अभी तक नहीं उठाया, नहीं सुना है, मुझे अभी कहीं पता चला अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट हो गई है 24 दिसंबर से, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दी है। अब लॉ डिपार्टमेंट इसको नोटिफाई नहीं कर रहा है, क्यों? पता चला चीफ जस्टिस साहब खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? कोई चीफ जस्टिस साहब के मतलब का नहीं है। मैं हालांकि उसको जानता नहीं हूँ, मगर मैंने सुना बड़ा अपराइट लड़का है, नौजवान है। अब वो चीफ जस्टिस साहब की मर्जी का नहीं है तो उसका नोटिफिकेशन रुका हुआ है। तो ये आईनी लॉ इदारों का- मिनिस्टर चीफ जस्टिस से हुकुम, हालांकि आइन में कोई चीफ जस्टिस का यही रोल ही मैं नहीं पूछ रहा है, था। आइन में कोई रोल नहीं अटॉर्नी है। जनरल की अपॉइंटमेंट का इख्तियार जो है वो एग्जेक्टिव को है। एग्जैक्ट फेडरल गवर्नमेंट को है, और वो एडवाइस भेजता है, एडवाइस के बाद जो प्रेसिडेंट पाबंद है कि उसको साइन करे। तो और फिर लॉ साइन मिनिस्टर तो- उसने साइन किया, फिर उसने प्रेसिडेंट ने 24 लेकिन notify नहीं कर रहा। नोटिफाई नहीं करा कि चीफ जस्टिस खुश नहीं है, गजट नहीं हो रहा। गजट नहीं हो रहा है। यानी ये मुल्क है, ये तो वो कहते हैं बनाना बनाना मुल्क तो बनाना माशाल्लाह स्टेट। बहुत अच्छा है, हम और आप नहीं, सही मैं है। स्टेट- अच्छा मैं आता हूँ इस पे सर, ये बहुत बड़ी आपने न्यूज दी है, ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ये तो मैं समझता हूँ इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर है कि अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट हो गई है, सदर ने साइन कर दिया है, लॉ मिनिस्टर जो है वो नोटिफाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस अटॉर्नी जनरल को पसंद नहीं करते, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रोग्रेटिव एग्जीक्यूटिव का है। एग्जैक्ट बिल्कुल। तो सर ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग आपने दे दी। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, क्या इलेक्शन कमीशन को वो फैसला मान के चुप हो जाना चाहिए या अपने इख्तियारात को देखना सर, चाहिए? इस वक्त हमारे पास दो प्रेसिडेंट हैं। अगर किसी के इलेक्शन कमीशन खुद अपने जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम के स्टेटमेंट्स को निकाले, उनका जवाब लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सामने, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है हमारे मामलात में मुदाखलत करने का, उन्होंने लिख कर दिया है। अच्छा। और जब चीफ जस्टिस ने उसके बावजूद नहीं माना तो उसने रिजाइन किया। हाँ। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये था। अब ये रिजाइन क्यों किया? रिजाइन इसलिए किया कि अपना सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत ना कर रहा है। माने सर, अगर आइन आपको ताकत दे रहा है, इख्तियार दे रहा है, और आपने हिम्मत भी की है, क्योंकि आपने लिख कर हिम्मत दिया की ना, सर, बिल्कुल। आपने कहा कि जी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, जी हाँ। तो फिर स्टैंड लेते ना सर। सर स्टैंड तो पीछे जब आपकी ताकत, और जब स्टैंड लिया गवर्नमेंट ने, सज्जाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे, सईद-उज़्ज़मान साहब के पीछे खड़ी हो गई गवर्नमेंट, आपने देखा चीफ जस्टिस भी चले गए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी चले गए। ये स्टैंड तो गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है, फर्द वाहिद तो गवर्नमेंट ने स्टैंड लेने गवर्नमेंट को यहाँ पर तैयार नहीं। हमारे हिजड़ों की है, चाहे पुरानी गवर्नमेंट हो चाहे आज की हो, माजरत के साथ। ये गैर पार्लिमानी अल्फाज चले गए। कोई बात नहीं है, आज के हिजड़ा भी जो आप उसको ट्रांसजेंडर, नहीं आप इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं ट्रांसजेंडर ना, हुकूक है सर। ट्रांसजेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वो एक हुकूक जिन्स है, हाँ, नहीं, एक हुकूक। जिन्स है। अच्छा जिन्स भी है, जिन्स हुकूक भी है सर, उसके अभी राइट्स तो हैं। अभी लीगलाइज हो गया, अब हम उसका नाम ले सकते हैं। अच्छा। क्यों? हमारे राइट्स में आ गया है। अभी मैंने चाहे- डरपोक गवर्नमेंट है सर। नहीं, हाँ नहीं, हाँ, मैं ट्रांसजेंडर पार्लिमानी जुमला जो है वो ट्रांसजेंडर गैर डरपोक। पार्लिमानी, अब लीगल अब क्या करे इलेक्शन कमीशन, क्या करे? इलेक्शन यहाँ तो कमीशन एक एक इदारा जज है। ने ये फैसला सुना। मैं- अच्छा मुझे अब्बासी साहब का, यास्मीन अब्बासी साहब ने भी स्टैंड बिल्कुल, लिया था। यास्मीन अब्बासी साहबा जो है वो उम्बर्स पर्सन थी, प्रोविंशियल, मेरे ख्याल में प्रोविंशियल थी, फेडरल थी, मुफाकिल फेडरल थी, फेडरल थी। उन्होंने जो है एक फैसला किया, और उस फैसले में हाई कोर्ट के जज ने, किसी ने जस्टिस मंसूर साहब थे, उसने आजकल सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कलअदम कर दिया, इसे उन्होंने स्टे दे दिया। कलअदम करके उनको कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया, उन्होंने उसके खिलाफ कंटेम्प्ट इशू कर दिया। मतलब यास्मीन अब्बासी ने कंटेम्प्ट किया जज दोनों को का जो कि हुआ- आप मेरे मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते।
तो नतीजा ये हुआ सुना उनको गिरफ्तार करके बुला लिया गया। अब वाह, ये हुकूमत फिर कमजोर पड़ी, उसने आइन का साथ देने के बजाय जज का साथ दिया, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिलाकर सोमोटो लिया, उनका पेचअप करा दिया, फाइनल नहीं हुआ, मामला खत्म हो गया। वरना ये इलेक्शन कमीशन को स्टेट लेना चाहिए। क्यों आर्टिकल 222 का रोमन 3 जो है वो वाजे है कि गवर्नमेंट हो या कोई ऐसा लॉ मुल्क में नहीं बन सकता है जो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात को अब्रिज करता है। कौन सा कानून है सर? आर्टिकल 222 हाँ, 222 लिखा हुआ है, बिल्कुल मौजूद है। उसके अंदर कोई भी लॉ देखें, जो कोर्ट के पास लॉ बनाने का अख्तियार नहीं है, मगर जो वर्डिक्ट देता है वो लॉ बन जाता है। जी सर। इसका मतलब ये इम्प्लाइडली लॉ बन गया कि आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी है, जबकि आइन में कानून में नहीं है। तो इसका मतलब आर्टिकल 8 की खिलाफवर्जी है। आर्टिकल 8 कहता है, मैं पढ़ लेता हूं सर, आप बोले। आप जो भी कानून बनाएंगे अगर वाइड वो आइन और कानून से मुतसादम हो तो वाइड समझा जाएगा। फंडामेंटल राइट्स है। नाज़रीन, बहुत जबरदस्त बात की कररानी साहब ने। हमारे नजर से ये आर्टिकल 8 जो है वो नहीं था। इस लॉ के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट में फैसला हुआ है, मैं फैसले की बात कर रहा हूं, फिर उसमें आर्टिकल 8 पढ़ देता हूं। एनी लॉ और एनी, ये फंडामेंटल राइट्स है, any law or any custom or usurping the force of law insofar as is inconsistent with the rights conferred by this chapter shall to extent of such inconsistency be void। ये बड़ा वाजे लिख रहा है। उसका दूसरा भी है, the state shall not make any law which takes away or abridges the rights so conferred, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of such contravention be void। ये बहुत बड़ी बात लिख दी। मेरा ख्याल है ये आइन है, हम आइन को भी नहीं पढ़ते हैं और फैसले दे देते हैं। एक मैं इस पे आता हूं, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आता हूँ सर मईशत के हवाले से। अब जाहिर है 2023 में मौजूदा हुकूमत है, इसहाक डार साहब को आए हुए ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ है, बहुत बड़ा अरसा मिफ्ता इस्माइल साहब लेके चले हैं, बहुत सी खराबियाँ हैं। कैसे अब आप क्या इंडिकेशन देंगे, अगर फ़र्ज़ कीजिए आपके सामने इसहाक डार साहब बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ बैठे हुए हैं, या हुकूमत आसिफ जरदारी बैठे हुए हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको उनको टच करना चाहिए, फैसले करना चाहिए? मैं पढ़ रहा था आपके उसमें लिखा हुआ है कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। देखिए, मुश्किल फैसलों में क्या है? मुश्किल फैसलों में इन्फ्लेशन, महंगाई। जब आप डॉलर को फ्री फ्लोट करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। डॉलर में भी कि ये आपका 250, पौने 300 पे चला जाए, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन इस वक्त भी तकरीबन 25-26% इन्फ्लेशन रेट है, वो और बढ़ जाएगी। अच्छा, बढ़ जाएगी तो उसका मुकाबला आप किस चीज़ से कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त हमारे यहाँ से गंदम जो है वो स्मगल हो रही है, चीनी हमारे यहाँ से बाहर जाकर स्मगल हो रही है, डॉलर हमारे स्मगल हो रहे हैं। ये चीज़ें जब हमारे यहाँ महंगी होंगी तो इनकी स्मगलिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो महंगाई से घबराना नहीं चाहिए। अब बात यह है कि जो गरीब आदमी है वो कैसे सस्टेन करेगा। जब महंगाई होगी, डॉलर महंगा होगा, तो आपके 1100 अरब रुपए के रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे एफबीआर के। उसी से आप स्लैब बना के डायरेक्ट सब्सिडी दें लोगों को। ये जो आटा सस्ता आप दे रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी करप्शन है, और फिर किसी को आटा मिलता है, किसी को नहीं मिलता। आप आटे की जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, वो रखें। लोगों को आप कैश सब्सिडी दें, डायरेक्ट नादरा के जरिए, बैंक अकाउंट के जरिए उनको आप कैश सब्सिडी दें। किसी को 5000 दें, किसी को 10,000 दें, किसी को 20,000 दें, जो जैसे जिसके हालात हो उस हिसाब से आप उनको जब सब्सिडी देंगे, उनके पास कैश होगी तो वो महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन इससे ये होगा कि आपकी जो अजनास हैं उनकी स्मगलिंग रुक जाएगी, वो चीज़ें आपके मुल्क में रहेंगी। इस वक्त क्या है कि आप जितनी भी एनफोर्समेंट मेजर्स करते हैं उससे चीज़ों को आप रोक नहीं सकते, उससे चीज़ें आपकी। और फिर ये मैंने भी आप पहले भी कहा कि उससे आपका क्या है कि इस वक्त जो हवाले के जरिए डॉलर आ रहे हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, अगर उनको इंसेंटिवाइज किया जाए तो डॉलर हमारा जो पिछले साल 31 अरब डॉलर आया था, इस साल वो और ज़्यादा हो सकता है। फिर इसी तरीके से रोशन डिजिटल अकाउंट खाली हो गया है, उसमें और पैसे आ सकते हैं, हमारी एक्सपोर्ट और बढ़ सकती है। ये यहाँ तक तो इनको खोलना चाहिए। बाकी रहेगी बात, एक और बड़ा अहम बात है। फ़र्ज़ कीजिए कि जी आप सोलर पे आ जाइए। सोलर एक ऐसी चीज़ है
कि उसमें ना लाइन लॉसेज हैं ना बिजली चोरी है। ठीक, आप लोगों को वही जो आप तकरीबन 24 अरब डॉलर की पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं वो तकरीबन 6000 अरब रुपया पाकिस्तानी बनता है। आप लोगों को सोलर के ऊपर लाइए, लोगों को आप कैश दीजिए गरीब आदमी को कि भाई आप सोलर लगाओ अपने घर में, 3 महीने में सोलर लगाओ। वो सोलर लगा लेगा, किसी 2 बल्ब है, एक टीवी है, एक आध चीज़ है, वो छोटा मोटा सोलर जो है वो घर की छत पे लगा लेगा। वो लगाने से क्या होगा कि और इंडस्ट्री को भी बोलें, बाई फोर्स बोलें, बाई इंसेंटिव बोलें, उनको दें पैसे कि भैया इंडस्ट्री वाले भी जो है लगाएं, घरों पे लगाएं, अमीर आदमी लगाए। विद इन 6 मंथ आपका पूरा पाकिस्तान सोलराइज हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप वो सोलर के इक्विपमेंट आने दें। इसी से जो आपका 6000-7000 अरब रुपया जो पेट्रोलियम आप इंपोर्ट करते हैं उसी से सारा सोलर लग जाएगा और आपकी 10-12 अरब डॉलर की इंपोर्ट कम हो जाएगी, यानी इंपोर्ट सब्सिट्यूट हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने कहा एग्रीकल्चर के ऊपर आप आ जाएं, कारपोरेट फार्मिंग, जो 4000 अरब रुपया आप बैरून मुल्क देते हैं उनको किसानों को, वो अपने किसानों को दें, यहाँ कारपोरेट फार्मिंग करें, तो उसके नतीजे में हमारी जो ज़राअत है वो खुद को फील हो जाएगी और हमें जो है बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसी तरीके से आप अपनी एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स भी जब आप डॉलर को फ्री फ्लोट करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी। देखें इस वक्त पूरे दुनिया में कसाद बाजारी है, जब भी दुनिया में कहीं भी कसाद बाजारी होती है तो आप इंसेंटिवाइज करते हैं, आप एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। तो इस वक्त डिप्रेशन में जाने की बजाय अपने बिजनेसमैन को कहें कि वो एग्रेसिव मार्केट करे। वही है ना आपका बिजनेसमैन, वही आपका मार्केटियर है, उसको जब आप एग्रेसिव मार्केटिंग पे लगाएंगे तो वो एक्सपोर्ट करेगा, वो जदीद मशीनरी लाएगा, उसके नतीजे में लोगों को रोजगार मिलेगा। अब आपको पता है हजारों लोग जो हैं वो ले ऑफ हो रहे हैं, मिलें बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो वो लोगों को आप कहाँ खपाएंगे? तो उसके लिए ज़रूरत है इस चीज़ की कि लोगों को आप अपॉर्चुनिटीज़ दें। जहाँ तक आपने इंपोर्ट को कर्ब किया हुआ है या कर्टेल किया हुआ है, वो बड़ी दानिशमंदाना पॉलिसी है, उसको रोकना चाहिए, कम करना चाहिए। लेकिन उसमें भी इस वक्त तकरीबन 3-4 अरब डॉलर के कंसाइनमेंट पोर्ट पे पड़े हुए हैं, उनको क्या होगा? ज़ाहिर है कि उसमें हम डिफ़ॉल्ट ही कर रहे हैं ना। अच्छा, एक दूसरी बात जो ये प्रोपेगेंडा है कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट, ये बिल्कुल बुलशिट है। पाकिस्तान कोई डिफॉल्ट करने नहीं जा रहा। अगर डिफॉल्ट करना होता तो जो दिसंबर में हमने डॉलर की पेमेंट की है स्कूप की, तो वो हम उसमें डिफॉल्ट करते। अब तो हमने जाके कहीं 2024 में पेमेंट करनी है, 16 महीना अभी और। तो कोई डिफॉल्ट के कोई इम्कानात नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। और बड़ी सिंपल सी बात है कि आपकी 55 अरब डॉलर की इस साल अगर इनकम होनी है, 55 अरब डॉलर की आपने इंपोर्ट करनी है, तो कहाँ से डिफॉल्ट होगा? हाँ, बाकी रहेगी बात ये कि आपके जो कंट्री टू कंट्री आपके एग्रीमेंट्स हैं, आपने कुछ पेमेंट्स करनी है, सऊदी अरब को करनी है, चाइना को करनी है, वो पैसे आपके रोल ओवर हो जाने हैं। तो लिहाजा एज सच ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, उसमें कुछ नहीं है। मैं लोगों को जरूर बताइए, ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक पोटेंशियल बड़ा स्ट्रांग है। ये 2-4-6 महीने मुश्किल के जरूर आएंगे, उसमें महंगाई से घबराना नहीं चाहिए। गरीब आदमी को हम सहारा दें, उसको हम, ये हमारे पास रेवेन्यू आएगा, उससे हम उसको सपोर्ट करें। अमीर आदमी का कोई इशू नहीं है, मुश्किल फैसले करें। एक चीज और बड़ी अहम बात है, पाकिस्तान में जो तकरीबन 30 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस आती है, ये भी 7000 अरब रुपए हैं। ये किसके पास आते हैं? ये लोगों के पास इंडिविजुअली आते हैं। $1000 आपके पास आया, 1000 मेरे पास आया, जो मेरे बैरून मुल्क अगर आपका बेटा है, भाई है, वो आपको भेज रहा है, वो 1000 500 डॉलर लोगों के पास आ रहे हैं। वो लोग कैश कराते हैं, वो जाके शॉपिंग करते हैं, कोई एसी खरीदता है, कोई टीवी खरीदता है, कोई फ्रिज खरीदता है, कोई गाड़ी की किस्तें देता है। तो उससे इन्फ्लेशन भी हो रही है, लेकिन उससे लोगों में खुशहाली भी आ रही है। तो वो एक फैक्टर अपनी जगह है। इसी तरीके से जो हमारा इस वक्त जो बच्चा बच्ची है, वो घर में बैठ के स्टार्टअप के तौर पे वो भी पैसे कमा रहा है। वो तकरीबन 50 अरब रुपया पिछले साल लोगों ने, ये जो हमारे यंग यूथ है, इन्होंने कमाया है। तो इसमें बहुत सारे एवेन्यूज हैं, हमें एवेन्यूज को खोल देना चाहिए, लोगों को पेपैल की फैसिलिटीज भी देनी मुश्किल चाहिए। फैसले करने चाहिए। आईएमएफ से आपको अपने आप को बंद नहीं करना चाहिए। आईएमएफ जो मैं है, गवादर पे आऊंगा सर, सीपैक का मामला है, गवादर के लोगों को जो फैसिलिटेट करना हुकूमत की जी, मैं गुजारिश करता हूँ, गवादर जो है वहां पे, आपके पास 2 मिनट है सर। हाँ, गवादर जो है उसमें हमारे कोई 5 या 6 बॉर्डर लगते हैं ईरान के साथ। अच्छा, वो बॉर्डर जो है अप टू सर्टेन रीजंस वो हम बंद कर देते हैं। करप्शन भी है उसमें, कुछ जायज़ इश्यूज भी हैं, कुछ नाजायज़ इश्यूज भी हैं, वो हम बंद कर देते हैं ताकि वहाँ पे स्मगलिंग हो, और जब स्मगलिंग होगी तो पैसे मिलेंगे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि वहाँ से बॉर्डर एरिया से हम ट्रेड को फ्री कर दें, जो कि है, जो होती है, उसको जो कर्ब लगाते हैं, उसकी जो ट्विस्टिंग करते हैं, वो करने की बजाय
वहाँ ओपन कर दें। उससे क्या होगा कि वहाँ का जो चैम्बर है, वहाँ का बिजनेसमैन है, वहाँ के जो लोकल हैं, उनको रोजगार मिलेगा। इस वक्त जो मसला ये है कि आप उसके बॉर्डर बंद कर देते हैं, उससे लोगों को वहाँ पे रोजगार नहीं मिलता। फिर वहाँ पे जो ट्रॉलर्स आते हैं डीप सी में, वो सैकड़ों की तादाद में ले जाते हैं सर, वो वहाँ से जो है वो फिश वो सारी फिशिंग वो करते हैं, तो वहाँ का जो लोकल है उसको वो रोजगार नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने लोकल को, आप इतनी बड़ी दुनिया में मार्केटिंग कर रहे हैं ग्वादर पोर्ट की, लेकिन क्या बिजली है वहाँ पे? नहीं है। वहाँ तो गरीब आदमी के लिए बिजली नहीं है, वहाँ तो पीने का पानी नहीं है, तो फिर क्या है? तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? वहाँ पे पीसी होटल बना हुआ है, खाली पड़ा रहता है। तो बात यह है कि आप उसको भी तो करें। वहाँ पे वी बॉक पिछले साल तक तो नहीं था कस्टम का, अभी लग गया हो तो मुझे तो नहीं आप वहाँ के लोकल लोगों को जो उनका जायज हक है वो दीजिए, उनको रोजगार दीजिए ना। आपका गवादर से रिलेटेड आपका सीपैक है सर, मैं कहता हूँ वो जो वहाँ पे गवादर के लोकल हैबिटेंट्स हैं उनको आप आज़ाद कीजिए, उनको पैसे दीजिए, उनको बिजनेस दीजिए, वो दुनिया भर में आपके सफीर होंगे, वो आपके लिए पैसे हम करके लाएंगे, वो आपके लिए काम करेंगे, आप उनके लिए तो लेके काम आएंगे। कीजिए। इस वक्त मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, बड़ी जबरदस्त बात कर दी है, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा और 222 और जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कानूनी, आप उसको कैसे देखते हैं। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन की जो ज्यूरिडिक्शन है बहुत कुछ है उसमें 222 को पढ़ता हूँ सर, इसको ज़रा वजाहत आप कर दीजिए। उसका जो एफ है वो ये है कि ऑल अदर मैटर्स नेसेसरी फॉर ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू हाउसेस द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स बट नो सच लॉ शैल हैव द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अवे और एब्रिजिंग एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कमिश्नर और द इलेक्शन कमीशन अंडर द पार्ट। देखिए जी, दो बातें अभी हमने आपने अपने प्रोग्राम में की है। एक तो आर्टिकल 8 पढ़ा था, हाँ। उसके अंदर भी यही है कि कोई कानून उससे मावरा हो इन चैप्टर के, जो वो चैप्टर जो आप पढ़ रहे थे 8 से लेकर 28 तक, ये फंडामेंटल राइट्स का है। तो मैं आपको ये गुजारिश करूं, आर्टिकल 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट है। इलेक्शन जो है खुद एक फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा। 2009 के जजमेंट में, जिसमें मियां नवाज शरीफ को के इस कन्विक्शन को के स्टिग्मा को उन्होंने सेटिसाइड किया, इसी ग्राउंड पे किया कि चूंकि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता साजिश केस में, चूंकि वो पॉलिटिकल वर्कर है या पॉलिटिकल लीडर है, तो वो अगर इसके ऊपर स्टिग्मा रहा सेंटेंस का तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। इसलिए उसको ख़त्म किया ताकि वो इलेक्शन एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करके उस टच स्टोन पे उनके उस लिमिटेशन को भी उड़ा दिया। हालांकि किसी क्रिमिनल केस में अपील करना और विद इन टाइम करना ज़रूरी है, वो 10 साल के लिमिटेशन को वाइड कर दिया। क्यों? कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। इसलिए जो कानून, जो भी यूजेज, जो भी ट्रेडिशन जिस किस्म का भी है, वो अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ यानी इलेक्शन का, तो उसके अंदर वो वाइड है, इसको जो है इग्नोर किया जाएगा। इग्नोर के लिए जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1997 SCMR 1901 के जहां पर कोई जजमेंट, कोई कानून विदाउट जुरिसडिक्शन हो, उसके अख्तियार में ना और कोई फैसला आ जाए, उसको आप इग्नोर कर दें। इसको नॉट नेसेसरी टू बी प्रेस्ड, यानी लिखा हुआ जजमेंट में अगर कोई जजमेंट ऐसा आ जाए जो आइन और कानून से मुतसादिम हो, उसको कहीं चैलेंज करने के बजाय उसको इग्नोर कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन इस फैसले को इग्नोर कर दे। 1997 SCMR 1901 मौजूद आपने बता दिया। अच्छा सर, मैं यहाँ दूसरी बात जुरिसडिक्शन का जो अभी आपने पढ़ा 222, ये कहता है आप कोई कानून ऐसा नहीं बना सकते जो उनके अख्तियारात को अंदर रुकावट डाले या उनके अख्तियारात को खत्म करे, पावर्स को। तो ऐसा आप नहीं बना सकते, कानून नहीं बना सकते। मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन के पावर को जब उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, ब्रिज किया, तब भी जो है वो इस आर्टिकल 222 की खिलाफवर्जी है, सब आर्टिकल F की। तो ये आइन से मुतसादिम है, ये आर्टिकल 8 की खिलाफवर्जी है। अगर आप उसको और आगे ले जाएंगे तो ये डिसओबीडियंस है आइन की। डिसओबीडियंस भी जुर्म है, आर्टिकल 5 जो है। जो भी शहरी इस मुल्क में रहता है, इवन शहरी नहीं भी है, फॉर टाइम बीइंग भी कोई इधर रह रहा है, वो भी आइन के उससे मावरा कोई काम नहीं कर सकता है। जो भी करेगा वो डिसओबीडियंस में आएगा। मतलब डिसओबीडियंस जो है आर्टिकल 6 के तहत पनिशेबल है। अब ये बात क्लियर है कि आइन ने
सबकी जुडिक्शन दी हुई है और कोई अपने इख्तियार से आगे निकले तो आपके पास ये राइट है कि आप उसके फैसले को ना माने, ठीक है ना। और दूसरा ये कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं सर 175(2) पढ़ रहा हूँ जरा सा, वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन बताई गई है सर। उसमें लिखा है नो कोर्ट शैल हैव एनी जुडिक्शन सेव एज इज और मे बी conferred on it by the constitution or by under any law। खत्म। आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो आप कानून को नहीं दिए, नहीं आपको इख्तियार ही नहीं है। ट्रैकेटोमी ऑफ पावर। जो काम लेजिस्लेशन का है वो करे, जो काम एग्जीक्यूटिव का है वो करे, जो काम जुडिशरी का है वो करे। हर एक अपना अपना डोमेन जो है मुकर्रर है, ये मुतय्यन है। जो भी उससे मावरा करेगा वो आइन। अरे सर हमने एक चीज देखी है कि यहाँ हम इंतजामिया में दूसरी जगहों पे देखते हैं, वो ये है कि आप रूल्स के खिलाफ जाते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है सर। लेकिन जो इदारे रूल्स आइन के खिलाफ जा रहे हैं, मैं फैसले पे आ रहा हूँ, ये फैसला भी आइन के खिलाफ है, 62(1)(f) भी आइन के खिलाफ है। वो जो फैसला हुआ कि जी आप वोट काउंट नहीं होगा और उसको सज़ा भी मिल जाएगी, वो भी आइन के खिलाफ है। तो ये जो फैसले आ रहे हैं जो आइन के खिलाफ नज़र आ रहे हैं, इसका कोई एहतसाब है या इनको कोई कुछ नहीं कह सकता? देखिए मैं इसमें गुजारिश, हाँ बोलिए। असल तो आपकी, लेकिन बात यह है कि ये जो इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, जो आइन में हम समझते हैं कि थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ये फिर पार्लियामेंट का काम है कि उसमें जो एम्बिग्यूटीज हैं वो फिर आइनी तरमीम ला के उसको वाजे करें, उसको क्लियर करें, ताकि ये इस तरह लेकिन सर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बिग्यूटी पे तो आप तशरीह करें ना सर। देन वो पार्लियामेंट ही फिर उसकी मामला सही मामला देख सकती सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक आपकी हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है। अब उसने एक फैसला दे दिया, अब उसके बाद क्या होगा? तो इसका मतलब उसके ऊपर तो फिर पार्लियामेंट नहीं है ना सर, पार्लियामेंट ही है ना उसके बाद। तो पार्लियामेंट का ये काम है कि वो इस किस्म की जो चीजें जहां पे वो देखते हैं तो उन चीजों को फाइन मसलन अगर कोई गलत फैसला, जैसे एक बड़ी अच्छी बात की है, देखिए ना आइन में ये भी दिया हुआ है कि अगर गलत फैसला अदालत ने किया है तो आप उसको ना माने, है ना। बिल्कुल फिर वो कंटेम्प्ट हो जाता है और फिर उसके बाद जो है ना वो गिरफ्तार करके ले आइए। अच्छा, पार्लियामेंट का इख्तियार बहुत दिया है, वो पार्लियामेंट अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करता है। अब 62(1)(f) हो गया है, नवाज शरीफ हो, जहांगीर तरीन हो, कोई भी हो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, पार्लियामेंट उसको रेक्टिफाई नहीं करती है। क्यों नहीं उस केस को डिस्कस करती? पोलराइजेशन, सियासी पोलराइजेशन। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो आपने कहा खैर पार्लिमानी बात यही है, या बंदा ही हो या शी हो,